नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था मंत्रिपरिषद। क्या पढ़ा था? मंत्रिपरिषद। आज का हमारी जो क्लास है उसमें आज पढ़ेंगे मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल की शक्तियां। एक चीज तो आपने पढ़ी है पिछली क्लास में, किस मंत्रिपरिषद में 3 क्वालिटी के मंत्री होते हैं: कैबिनेट, राज्य और उपमंत्री। ये तो आपने पढ़ा है, पहले क्लियर भी हो चुका है ये। ठीक है, अब इन तीनों को तो संयुक्त रूप से क्या नाम दिया गया है? मंत्रिपरिषद। मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि ये जो दो लेवल के मंत्री हैं, ये इनकी सहायतार्थ होते हैं केवल। जैसे एक एक दो मंत्री इलेक्ट होते हैं, चुने जाते हैं, और ये केवल इनकी सहायता करते हैं क्योंकि इनके पास काम ज्यादा होता है। लेकिन ये जो मंत्री हैं, कौन से? कैबिनेट मंत्री। ये क्या कहलाते हैं? अरे क्या कहलाते हैं ये? मंत्रिमंडल। तो पिछले में तो हमने पढ़ा था मंत्रिपरिषद मतलब सभी के बारे में पढ़ लिया। अब केवल और केवल अभी आपसे एक चीज और पढ़ी है आपने सर, वो क्या कि ज्यादातर शक्तियां, जैसे मैं आपको एक वाक्य से ही समझा देता हूं। मंत्रिमंडल को भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय कहा गया है। क्या कहा गया मंत्रिमंडल को? भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय। अनुच्छेद 74 में ये बताया गया है कि वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के सहयोग से ही करता है। मतलब जो वास्तविक शक्तियां हैं, इनका प्रयोग प्रधानमंत्री किसके सहयोग से करता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल के प्रस्तावों को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है। समझो, मंत्रिमंडल को भारतीय शासन व्यवस्था, देखो एक लाइन आ रही है, भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय। मतलब एक चीज कही गई है, कोई भी मानव शरीर है और मानव शरीर में जब तक ही वह उसकी क्रियाविधियां एक्टिविटी चलती रहती है, जब तक उसका हृदय धड़कता रहता है, चलता रहता है। जब हृदय ही रुक जाता है तो संपूर्ण शरीर भी रुक जाता है।
वैसे ही मंत्रिमंडल को भारतीय जो शासन व्यवस्था है उसका क्या कहा गया है, रद्द है। मंत्रिमंडल रुक गया, संपूर्ण शासन व्यवस्था रुक गई। मंत्रिमंडल ने काम नहीं किया, कोई शासन का कोई काम नहीं हुआ। मतलब काम करने वाले कौन है, मंत्री हैं। शासनों के विभागाध्यक्ष कौन है, मंत्री हैं। तो मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो पहली चीज तो यह है कि अनुच्छेद 74 में यह बताया गया है कि वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के सहयोग से ही करता है। मंत्रिमंडल के प्रस्तावों को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है। राष्ट्रपति की सलाह के लिए भी मंत्रिमंडल ही होता है। मतलब राष्ट्र, अभी हमने पढ़ा ना अनुच्छेद 74, तो राष्ट्रपति की सलाह के लिए क्या होता है, मंत्रिमंडल होता है। और राष्ट्रपति को उनकी सलाह माननी भी पड़ती है। पहला बिंदु है राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना, मतलब एक देश के लिए नीतियां तैयार करना। मंत्रिमंडल द्वारा ही देश के विकास के लिए नीतियां तैयार करती है, नीतियां तैयार की जाती हैं। समय समय पर इन नीतियों में बदलाव भी होता रहता है। मंत्रिमंडल ही तय करता है कि देश की शासन व्यवस्था अच्छी कैसे हो सकती है। मंत्रिमंडल द्वारा ही वैदेशिक संबंधों पर चर्चा की जाती है। क्योंकि किसी भी देश से अच्छे संबंध होना जरूरी है। अब समझो क्या कर रहे हैं, मंत्रिमंडल द्वारा ही देश के विकास के लिए नीतियां तैयार की जाती हैं। मतलब देश के लिए नीतियां तैयार करने का काम मंत्रिमंडल का ही है। समय समय पर इन नीतियों में बदलाव भी होता रहता है। मंत्रिमंडल ही तय करता है कि देश की शासन व्यवस्था अच्छी कैसे हो सकती है। मंत्रिमंडल द्वारा ही वैदेशिक संबंधों का मतलब हो गया कि विदेशों के साथ हमारे संबंध कैसे होंगे। क्योंकि विदेशों के साथ हमारे संबंध अच्छे होने हैं, तो किस राष्ट्र से संबंध कैसे होंगे या उनके संबंध कैसे सुधारे जाएं, ये काम किसका है, मंत्रिमंडल का ही है। क्योंकि एक राष्ट्र के विकास की नीतियां तय करने का जिम्मा उसी का होता है।
कानून निर्माण पर नियंत्रण। कानून निर्माण, विद्यार्थियों आपने दो चीजें पढ़ी हैं। एक तो ये पढ़ा होगा आपने विधेयक। विद्यार्थी, विधेयक होते हैं दो प्रकार के, एक तो सरकारी और दूसरा गैर सरकारी। देखो समझो इसको क्या कह रहा है ये। विधेयक दो प्रकार के होते हैं, एक तो सरकारी और एक गैर सरकारी। मैंने समझाया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। सरकारी विधेयक वह होता है जो किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, ठीक। गैर सरकारी विधेयक संसद सदस्य द्वारा पेश। अब देखो, एक तो मंत्री, संसद सदस्य, मंत्रियों को छोड़कर कोई भी सदस्य सारे ही हैं, पक्ष के भी हैं विपक्ष के भी हैं, ठीक है, उनके द्वारा पेश, तो ये गैर सरकारी विधेयक। विद्यार्थियों 99.99 99.99 मतलब 0.1% में अलग बात है, बाकी 99.99% वही विधेयक तैयार होता है, पेश होता है या बनता है। जो कौन पेश करता है? मंत्री। जो विधेयक सरकारी होता है वही कानून बनता है। मेरी बात समझ रहे हो अच्छे से कि विधेयक मंत्री ने पेश किया तो सरकारी और सदस्य ने पेश किया तो गैर सरकारी, लेकिन 99.99 वही कानून बनता है जो किसी मंत्री ने पेश किया है। अगर किसी सदस्य ने पेश किया है तो बहुत ही कम संकेत है कि वो कानून बन जाए, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, आप बताओ कि कानून निर्माण पर किसका नियंत्रण हुआ? मंत्रिमंडल का, संसद का? मंत्रिमंडल सदस्य उनके पास हैं, सब ही पेश हो जाएगा, दोनों सदनों में कोई दिक्कत नहीं है, और पेश होगा तो पास हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है, कानून निर्माण पर इन मंत्रिमंडल का नियंत्रण होता है। मंत्रिमंडल द्वारा जो विधेयक पेश किए जाते हैं ये प्रधानमंत्री के साथ मिलकर, प्रधानमंत्री के साथ मिलकर एजेंडा या कार्यसूची से तय होते हैं। मैंने बताया था कि जब जब प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिमंडल की मीटिंग्स होती है वहां एजेंडा तय होता है, पहले से ही कार्यसूची पहले से तय होती है कि हमें करना क्या है, किस प्रकार से करना है, कैसे करना है। इस एजेंडे में जो विधेयक तय है वही तो बनेगा और जो नहीं है वो नहीं बनेगा। तो एक बात बताओ, मंत्रिमंडल का ही नियंत्रण हुआ कि नहीं हुआ कानून निर्माण पर? अगर इनका नियंत्रण नहीं होता तो आम सदस्य का विधेयक भी बनता, ठीक है। तो कानून निर्माण पर किसका नियंत्रण है भाई? मंत्रिमंडल का। देखो एक शब्द आ रहा है, राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। राष्ट्रीय कार्यपालिका कौन कौन होती है? एक तो होता है राष्ट्रपति और दूसरा होता है प्रधानमंत्री, और इसी के साथ अटैच होती है आपका मंत्रिमंडल। तो ये तो नियंत्रण करने वाले बन रहे पहले से ही। देखो शक्तियों की बात करें एक मिनट के लिए, तो ये नाम मात्र की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ये वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो राष्ट्रीय कार्यपालिका समझ गए, ये राष्ट्रीय कार्यपालिका है, मतलब एक देश की कार्यपालिका है ये। मंत्रिमंडल का इनके ऊपर नियंत्रण होता है। मैंने एक चीज बताई थी आपको कि मंत्रिमंडल की सलाह के बिना प्रधानमंत्री भी कोई कदम नहीं उठाता है। अब राष्ट्रपति, मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति कोई भी कार्य करता है तो सलाह बिना नहीं करता।
राष्ट्रपति कोई भी काम करता है तो किसके बिना नहीं करता, सलाह। तो सर ये सलाह कौन देता है, सलाह देता है मंत्रिमंडल। समझना, राष्ट्रपति राष्ट्रीय कार्यपालिका है, राष्ट्रीय कार्यपालिका का राष्ट्रपति जो है वो किसके बिना काम नहीं करता, सलाह के बिना। सलाह कौन देता है, मंत्रिमंडल देता है। सलाह कौन दे रहा है भाई, मंत्रिमंडल सलाह दे रहा है। तो एक चीज, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह के बिना कोई काम नहीं करता। एक बात तो ये हो गई। नेक्स्ट, मंत्रिमंडल की सलाह, ये अलग हो गया। सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है, बता चुका हूं मैं। अब देखो, अभी मैंने क्या बताया, राष्ट्रीय कार्यपालिका मोस्टली किसको दिया गया, संवैधानिक तौर पर नाम मात्र की राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह माननी पड़ती है, ठीक है। मतलब सलाह के लिए होता ही कौन है, मंत्रिमंडल। मतलब ये सलाह लेंगे यहां से। दूसरी बात है, मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है। मंत्रिमंडल के द्वारा जो सलाह दी गई है वह राष्ट्रपति को माननी ही पड़ेगी। ऐसा एक सिस्टम, ऐसी एक व्यवस्था बनी हुई है। वित्त विधेयक सदैव सरकारी विधेयक ही होता है। एक चीज तो यह है, वित्त विधेयक सदैव क्या होता है, सरकारी विधेयक होता है। सरकारी का मतलब समझ गया ना, कौन पेश करता है, मंत्री के सदस्य, मंत्री। मतलब सरकारी विधेयक वह होता है जो किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। एक बात तो ये हो गई, ओके। मंत्रिमंडल, अब मंत्रिमंडल में या मैं नाम डाल देता हूं, वित्त मंत्री। मंत्रिमंडल द्वारा ही समय समय पर संसद के समक्ष राष्ट्र की आय व्यय का ब्यौरा पेश करते हैं। मंत्रिमंडल द्वारा ही, मंत्रिमंडल में एक नाम आ रहा है बार बार, क्या दे रहा हूं मैं, वित्त मंत्री, क्योंकि इसी का सदस्य है, द्वारा ही बजट पेश किया जाता है। बजट का अर्थ जानते हो, बजट को हिंदी में बोलते हैं आय व्यय का विवरण। बजट को हिंदी में क्या बोलते हैं, शुद्ध भाषा में आय व्यय का विवरण। तो विद्यार्थी एक बार फिर से समझो, वित्तीय कार्य मतलब वित्तीय शक्ति या वित्त से संबंधित शक्ति भी ज्यादातर किसके पास होती है, मंत्रिमंडल के पास, ठीक है। अब वित्त विधेयक सदैव कैसा होता है, सरकारी विधेयक होता है, गैर सरकारी नहीं हो सकता। मतलब कोई भी सदस्य वित्त विधेयक पेश नहीं कर सकता। सदैव ही क्या होता है, तो सरकारी विधेयक होता है। मंत्रिमंडल, अब मैंने अभी क्या बताया कि मंत्रिमंडल वित्त मंत्री द्वारा ही समय समय पर संसद के समक्ष राष्ट्रीय आय व्यय का ब्यौरा पेश किया जाता है। राष्ट्र की जो आय व्यय है, खर्चे हो रहे हैं या फिर
और अन्य क्षेत्रों से आमदाई है या और किसी राष्ट्र के साथ समझौता करके हमने पैसे दिए हैं लिए हैं, उनका ब्यौरा कौन पेश करता है भाई? मंत्रिमंडल या उसके सदस्य। ओके, मंत्रिमंडल द्वारा वित्त मतलब हर साल फरवरी मार्च में बजट पेश किया जाता है। और बजट का मतलब मैंने हिंदी में आपको शुद्ध भाषा में बता दिया। क्या बजट का मतलब होता है? आय व्यय का विवरण, वित्तीय आय व्यय का विवरण। अब धन का जो आय व्यय है भाई, कितना तो पैसा आएगा पूरी साल भर में और कितना हम किस किस क्षेत्र में खर्च करेंगे। बजट का मतलब यही होता है। जैसे मान लो भाई हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, राष्ट्रीय कार्यपालिका है, ये हमारा प्रधानमंत्री है, हमारा मंत्रिमंडल है, वो तय बताते हैं कि साहब हमारे पास से, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, 1000 रुपये आएंगे एक साल में, इन क्षेत्रों से आय आएगी, ये क्षेत्र बताते हैं। इनके लिए हम 100 रुपये शिक्षा पर, 100 रुपये सड़कों पर, 100 रुपये अन्य जो क्षेत्र हैं सुविधाएं हैं उनके ऊपर, 300 रुपये रक्षा पर खर्च करेंगे। ऐसे मतलब आय और व्यय दोनों का विवरण प्रस्तुत करते हैं कि ऐसे ऐसे हम खर्च करेंगे, अगर ऐसे आय आएगी तो हम ऐसे खर्चे कर देंगे और इतना पैसा हम अब संचित निधि में रख लेंगे जो वेतन वगैरह में काम आएगा, या देश के जो राजस्व हैं वो, या अन्य क्षेत्रों से कौन कौन सी आय आने वाली है। तो इसको प्रस्तुत किया जाता है मंत्रिमंडल द्वारा ही। कहाँ? संसद के समक्ष। वैदेशिक संबंधों का संचालन मंत्रिमंडल द्वारा ही अन्य देशों के साथ संबंधों का प्रारूप तैयार किया जाता है। मतलब किस देश के साथ कैसे संबंध रहेंगे, इनका प्रारूप कौन तैयार करेगा? मंत्रिमंडल तय करेगा। मंत्रिमंडल ही तय करता है युद्ध व आक्रमण के समय नीतियां। युद्ध व आक्रमण के समय नीतियां। अब सुनो, एक तो अन्य देशों के साथ संबंधों का प्रारूप, कि कोई भी देश है उस देश के साथ हमारे संबंध कैसे होंगे, अच्छे हैं बुरे हैं। जैसे पाकिस्तान के साथ संबंध है तो उस तरीके से नीतियां बनाई जाएंगी। और या फिर जैसे हमारा पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, श्रीलंका है, या फिर नेपाल भूटान है, जो मध्य दर्जे के बनाने हैं वो बनाएंगे। या फिर जैसे हमारे रूस के साथ, अमेरिका के साथ संबंध बनाना, तो उस तरीके से। तो ये मंत्रिमंडल ही तय करता है। पहली चीज तो ये नीतियां मंत्रिमंडल ही तय करता है कि युद्ध व आक्रमण के समय, युद्ध व आक्रमण के समय देश की नीतियां कैसी होंगी, देश की नीतियां कैसी होंगी। ओके, अब आप कहेंगे सर समझे नहीं। मतलब युद्ध के समय डिसीजन लेने का जो मतलब निर्णय लेने की जो पावर, जो शक्ति होती है, वो मंत्रिमंडल के पास होती है। प्रधानमंत्री, हालांकि कहा तो ये गया है, सिद्धांतिक तौर से तो ये कहा गया है कि तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होता है, लेकिन वो कभी भी युद्ध के समय युद्ध का ऐलान नहीं कर सकता। उसके लिए उसे सलाह लेनी होगी मंत्रिमंडल की। मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के साथ मिलकर डिसीजन करते हैं और वो डिसीजन ही उसे मानना पड़ता है। राष्ट्रपति शासन कभी भी राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से नहीं लगाता है, बल्कि वो सलाह के बिना नहीं लगाता। सलाह लेनी पड़ती है किससे? मंत्रिमंडल से। किसको? राष्ट्रपति को। लाज शक्ति है, विभिन्न
उच्च पदों पर नियुक्ति का निर्णय भी मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है। विभिन्न उच्च पदों पर नियुक्ति का निर्णय भी, सर उच्च पद कैसे? संघ लोक सेवा आयोग, का अध्यक्ष उच्च पद है। निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष, महिला आयोग का अध्यक्ष, ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष, अब आप कहेंगे सर ये इंस्टीट्यूट हैं जो राष्ट्र के लिए काम करते हैं। जैसे संघ लोक सेवा आयोग हमारे लिए अखिल भारतीय सेवाओं का आयोजन करता है, अखिल भारतीय सेवाओं का आयोजन करता है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है मंत्रिमंडल की सलाह से। निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष वैसे ही, महिला आयोग का अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष, या फिर अन्य और भी बहुत सारे संस्थान हैं जिन पर पदों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन मंत्रिमंडल तय करता है किस व्यक्ति को नियुक्त करना है या किया जाना है। मतलब स्वेच्छा से नहीं करता राष्ट्रपति, राष्ट्रपति उनकी सलाह से करता है कि ये व्यक्ति नियुक्त करने, राष्ट्रपति उसको नियुक्त कर देता है। तो पदों पर नियुक्ति संबंधी कार्य हैं ये मंत्रिमंडल द्वारा ही हैं। तो विद्यार्थियों, सिद्धांत हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक होता है, वास्तविक शक्तियां तो किसके पास होती हैं? मंत्रिमंडल के पास होती हैं। राष्ट्रपति सलाह के लिए मंत्रिमंडल होती है और राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह माननी ही पड़ती है, इसके लिए वह बाध्य होता है। तो कहने का मतलब यह है, शासन की धुरी या फिर भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय किसको कहा गया है? मंत्रिमंडल को कहा गया है। आज ही क्लास में इतना ही, बाकी कल देखते हैं।